तो पहले बात आई बटेंगे तो कटेंगे और उसके बाद में फिर जवाब में आए जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एक बात साफ हो जाती है, पोलराइजेशन की तरफ इशारा है, लेकिन समझने जैसी बातें हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहा था और यही बात कर रहे थे कि वर्तमान में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हैं। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव हो उसका सियासी घमासान अलग स्तर पर देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड भी हैं। तो कोई नैरेटिव जो हवा में तेजी से तैर जाए या जिस पर खूब चर्चा होने लगे, तो बटेंगे तो कटेंगे के बाद जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये एक स्लोगन आया। अब इसके बाद में क्या ये पोलराइजेशन की तरफ इशारा करता है, इसके मायने क्या हैं, दूसरा कितना इम्पैक्ट इसका वर्तमान चुनाव पर पड़ सकता है, जैसी बहुत सी बातें हैं जिनको आज 5 की पड़ताल में हम समझने का प्रयास करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करें। उससे पहले थोड़ा सा इस खबर को जानते हैं। देखिए, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव तो हैं ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सीएम योगी के बयान बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर महाराष्ट्र में लगे थे, वहीं समाजवादी पार्टी इस बयान को लेकर नए नए तरीके से सियासत पर उतर आई है। पहले न बटेंगे न कटेंगे का पोस्टर जारी किया गया था, अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नया पोस्टर जारी किया गया है। बहरहाल बटेंगे तो कटेंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये नारा हरियाणा चुनाव में भी पार्टी के लिए एक तरीके से फायदेमंद साबित हुआ, ऐसा माना जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में इसका समर्थन भी किया था, कहा था बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब तो आरएसएस भी इस मुद्दे पर साथ दिख रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 अगस्त को पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस दौरान ये नारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के संदर्भ में दिया था। जो भी हो, इस नारे के बाद अखिलेश के पीडीए के नारे को नए तरीके से सजाने में वो जुट गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। बीजेपी एसपी में पोस्टर वार, उपचुनाव में आई नई धार। सीएम योगी के नारे पर सियासत, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अब ये जो पोस्टर देख रहे हैं वो समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के बयान और उसके बाद उनके लगे पोस्टर के जवाब में दिया है। बटेंगे तो कटेंगे जवाब में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चेहरे के साथ जुड़ेंगे तो जीतेंगे का लखनऊ में पोस्टर लगाया। मतलब यूपी के उपचुनावों को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का बयान दिया था। महाराष्ट्र चुनाव में इस तरह के पोस्टर लगे। पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाया, न बटेंगे न जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव के चेहरे के साथ नया पोस्टर लगा। समाजवादी पार्टी का नया पोस्टर जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले भी एसपी का एक पोस्टर वायरल हुआ था। अखिलेश यादव के चेहरे के साथ वो पोस्टर आया था। एसपी ने पोस्टर लगाया था 27 का सत्ताधीश। 27 का सत्ताधीश के जवाब में निषाद पार्टी ने पोस्टर लगाया था। संजय निषाद के लिए ये पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में लिखा था 27 के खेवनहार। कुल मिलाकर पूरा मामला नैरेटिव सेट करने का है। फैजाबाद सीट से हार के बाद बीजेपी में चिंतन मनन का दौर है। वहीं नए पोस्टर वार से राजनीति की धारा बिल्कुल कुछ अलग ही दिशा में बह रही है। हरियाणा चुनाव के बाद बीजेपी उत्साहित है। उसे लगता है कि सीएम योगी ने नारा दिया था, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। वहीं पीएम मोदी ने इस नारे को आगे बढ़ाया था, हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। जाहिर है यूपी में उपचुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी को लगता है बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे से कुछ नया समीकरण बना लेगी। ऐसे में नया पोस्टर बीजेपी को घेरने के लिए है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। बहरहाल ये तय करना जनता को है कि किस तरह अपने मत देकर अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
बड़ा दिलचस्प मुद्दा है ये, और हम जानते हैं कि चुनाव में ख़ास तौर पर जब इस तरह का समय होता है तो स्लोगन्स बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनका बड़ा इम्पैक्ट भी होता है। अनिरुद्ध प्रताप सिंह वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसी तरह अनूप संडा वरिष्ठ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों को रिप्रेजेंट करने के लिए पैनल पर मौजूद हैं। संडा साहब आपका स्वागत है, अनिरुद्ध जी आपका स्वागत है, साथ ही साथ में देवकीनंदन मिश्रा जी और डॉक्टर संजय कुमार दोनों मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। दोनों राजनीति की बड़ी गहरी समझ रखते हैं, आप दोनों का भी स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर संजय मुझे ये बताएं कि ये बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कौन बट रहा है, कौन कट सकता है, किसको जोड़ने का प्रयास हो रहा है जो जीत मिल जाए? देखिए, वो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर के हमेशा मुखर रहती है और हिंदुत्व को लेकर के हमेशा सजग भी रहती है। इसका प्रयोग हरियाणा के चुनाव में हुआ। 11 सीटों पर योगी जी को स्टार प्रचारक के तौर पर जिम्मेवारी दी गई। इसमें कोई दो मत नहीं है कि हिंदुत्व के एक बड़े चेहरा हैं और 7 सीटों पर इनको विजय मिली। तो जातियों में नहीं बंटने की बात ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप जातियों में बटेंगे तो फिर और पार्टियां किस तरह से आपका इस्तेमाल करेगी, आपके हिस्से में कुछ नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप एकजुट रहेंगे, अगर आप सनातनी बन के रहेंगे, अगर आपका चेहरा एक जगह गोलबंद होगा तो शायद आप परिणाम भी दे पाएंगे और आपके हितों की भी अनदेखी नहीं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश प्रसाद जी भी अपने तरह से चीजों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से आप जुड़े रहे हैं, जब जुड़े रहेंगे तभी आप जीत पाएंगे। अगर आप किसी के एजेंडे में चले गए, मान लिया जाए कि अगर आप किसी पार्टी, किसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए, लेकिन आप हिंदुत्व के एजेंडे पर चले गए और आप यहाँ पर जुड़े हुए नहीं रहे, कहीं और चले गए, तो फिर जीतने की संभावना नहीं बन पाएगी। अच्छा, इसको स्पष्टता से रखें तो ऐसे रख दें कि बीजेपी कह रही है हिंदुओं जो है बटो मत, एक साथ आ जाओ, यानी जातियों में मत बटो, और इधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुस्लिम मतदाता जो हमारे साथ बने हुए हैं वो तो बने ही रहे और बाकी के भी जुड़े। मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, मुस्लिम मतदाता तो रहेंगे ही उनके साथ, स्वाभाविक है कि हिंदू जुड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन मुस्लिम मतदाता तो उनके साथ हैं। वो जोड़ने की बात कर रहे हैं कि वो जो उनके साथ जो ओबीसी वोट है उसके तरफ भी वो खुलकर के इशारा कर रहे हैं कि अगर आप जुड़े रहेंगे तभी जीत की संभावना बनी रहेगी। अदरवाइज अगर आप हिंदू बन जाएंगे, हिंदुत्व के एजेंडे पर चले जाएंगे, उस विचारधारा के साथ आप खड़े हो जाएंगे तो जीत में की गुंजाइश कम दिखती है। ठीक है, तो मुसलमान तो खड़े ही हुए हैं, ओबीसी को जोड़ने की बात वो कर रहे हैं कि आप जुड़े रहिए, आप हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं। ठीक है, वो पीडीए को नए तरह से डिफाइन करने का एक प्रयास। खैर, ये आपकी एक एनालिसिस हुई। देवकीनंदन जी, क्या ये हिंदुत्व के पोलराइजेशन की बात यहाँ पर हो रही है? और ये हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा शक्तिशाली अस्त्र रहा है, उनको फायदा भी इसका होता रहा है, लेकिन आप कैसे एनालाइज करेंगे ये दोनों ही नारे जो हैं? क्योंकि अब मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हम बात कर रहे थे कि कौन सा मुद्दा है, कोई एक मुद्दा दिखाई दिए, फिर अगेन हम देख रहे हैं कि पोलराइजेशन जो है वो सेंटर में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप कैसे इसका आकलन करते हैं? प्रवीण जी, सबसे पहले आपने इंट्रो में सवाल जो पूछा संजय कुमार जी से, उसमें ही आपने ये सवाल उठाया कि किसके बंटने और किसके कटने की बात हो रही है। मेरा भी सवाल यही है कि आखिर कौन बंट रहा है और कौन काटेगा। अगर पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने भी ये नारा दिया है उनके लोगों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई किसके बंटने की बात हो रही है और कौन कटेगा और कौन काटेगा, इसके बारे में पूरी तरीके से स्पष्टता होनी चाहिए। इस नारे पर खूब चर्चा टेलीविजन पर ज्यादा हो रही है, पब्लिक में मैं महाराष्ट्र गया था इलेक्शन के दौरान, अभी जब नामांकन चल रहे थे, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि पब्लिक में भी इसकी चर्चा है। हाँ, चर्चा किसके बीच में है? चर्चा कुछ चंद लोगों के बीच में, हमारे आप जैसे लोगों के बीच में है कि एक नारा आ गया, एक मुद्दा आ गया। ना यूपी में बहुत चर्चा है। देखिए, यूपी के उपचुनाव को मत भूलिएगा आप।
मैं बता, यूपी का उपचुनाव अभी मुझसे अब रिजल्ट पूछिएगा अलग से तो मैं बता दूंगा अलग कि से क्या अलग होने से। वाला है। नारे चलते रहेंगे। देखिए क्या है, बहुत सारे नारे इलेक्शन में चलते हैं, लेकिन उन नारों का क्या इंपैक्ट पड़ता है ये पता नहीं चलता। हरियाणा में कांग्रेस जीत गई होती तो बहुत सारी थ्योरी जो आज की तारीख में सामने लाई जा रही हैं कि आरएसएस ने बड़ा लंबा कैंपेन किया, वहां 5,000 मीटिंगें की, इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। क्योंकि इलेक्शंस, अगर आरएसएस ने 5-4 मीटिंग की थी तो इलेक्शन से पहले भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो इस तरह के नारों का बहुत ज्यादा इंपैक्ट मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन में पड़ता है। हाँ, मीडिया डिस्कोर्स में जरूर इसकी चर्चा होती है और चर्चा हो भी रही है। पूरा टेलीविजन इसी पर चल रहा है, मतलब टेलीविजन में जितनी ज्यादा इसकी हालांकि चर्चा हो देखिए रही है, देवकीनंदन जी, मुझे इसमें लगता मैं है थोड़ा डिफर महाराष्ट्र करूंगा। में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नारा हो, वहां कोई के भी लोगों का नरेटिव हो, भला भी होता। नारा और और नरेटिव ये दोनों चीजें हम जानते हैं कि इनका इम्पैक्ट बहुत होता है। एक छोटी सी चीज है वो चल पड़ती है तो फिर वो बड़े इम्पैक्ट लेकर आती है। मैं थोड़ा और समझूंगा, आपने कहा कि इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अनिरुद्ध जी ये बताइए पहले तो कौन जो है बट रहा है, कौन काट रहा है, किसको जोड़ने का प्रयास? फिर खैर वो तो आपका नैरेटिव है, अनूप जी से उस पर मैं बात करूंगा, जिसको उन्होंने काउंटर नैरेटिव की तरह लिया है। वो भी एक थ्योरी होती है पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए कि अगर आपके किसी नैरेटिव को वो काउंटर कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा लीड पर आप रहते हैं। लेकिन मुझे पहले बताइए कौन बट रहा है, कौन काट रहा है? प्रवीण जी नमस्कार, और आपके चैनल के माध्यम से भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने को पैनलिस्ट को भी। और अगर आप मुझे अलाउ करें तो थोड़ा अतीत में जाना जरूरी है, तब लोगों के दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा कौन बटेगा और कौन काटेगा। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्योंकि बाकी लोग केवल सत्ताधीश बनने के लिए, सेवक बनने के लिए नहीं आना चाहते, केवल सत्ताधीश और सत्ता पाने के लिए। लाहौर और कराची को आप देखिए, वहां की सबसे बड़ी इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा कंट्रोल किसका हुआ करता था? हिंदुओं का हुआ करता था। 90% इकोनॉमी पे कंट्रोल हिंदुओं का था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे अलग समुदाय की उनकी जनसंख्या बढ़ी, एक भी हिंदू नहीं बचा। आज स्थिति है कि पाकिस्तान जब बटा था 14-15% हिंदू थे, आज वहां 2% हिंदू नहीं रह गए। कश्मीरी पंडितों के अंदर, कश्मीर के अंदर आप देखिएगा कि 90% की इकोनॉमी पे, वहां के रोजगार पे, वहां के व्यापार पे कश्मीरी पंडित पढ़े लिखे अच्छे थे, सब कुछ थे। लेकिन चूंकि जनसंख्या बल में बहुत कमजोर हुए, जैसे जनसंख्या दूसरे समुदाय की बढ़ी, वो काट के किस तरीके से रेप करके और किस तरीके से मस्जिदों से नारे लगते थे कि क्या कहते हैं, या तो बेटियों को छोड़ जाओ, महिलाओं को छोड़ जाओ, और क्या कहते, और बच्चों को आप लेके चले जाओ। ये सब नारे। बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश और बंगाल को अगर एक में मिला लीजिए, 2/3 हिंदू थे। आज स्थिति है कि बांग्लादेश के अंदर 32% हिंदू से घट के 3%, 4% रह गए। और सबसे ज्यादा अभी आपने अभी देखा है, जब शेख हसीना को हटाया गया तो क्या हाल हुआ हिंदुओं का, और वहां सबसे ज्यादा जो हिंदू है वो दलित समुदाय के अरे थे, हम पिछड़े समुदाय के भारत थे, की बात, कोई ऐसा नहीं। भारत की दूसरी बात कर रहे हैं ना आती है अनिरुद्ध कि जी, जब चुनाव भारत की की बात। दृष्टि से बात ये नहीं है, बात ये होती है एकता को लेके। ये लोग तो कहते हैं कि हिंदुओं में तमाम जातियां हैं, यादव हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन मुसलमानों की जातियों की जरा सी भी चर्चा ये लोग नहीं करेंगे। क्या उसमें मनिहार नहीं होते, उसमें भिस्ती नहीं होते, उसमें चूड़ी पहनाने वाले नहीं होते, कसाई नहीं होते, उसमें पसमानदा नहीं होते? ये बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे। ये उनकी एक शब्द में चर्चा नहीं करेंगे। ये तो वही हाल है जैसे अंग्रेजों ने कहा कि पर आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है अनिरुद्ध जी कि आपकी बात से ऐसा लग रहा है अनिरुद्ध जी कि हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव हो रहा है। नहीं, हिंदू बना मुसलमान की बात कहां हो रही है। बात यह हो रही कि राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर आप एक साथ मिलकर रहेंगे तो एक रहेंगे। अदरवाइज क्या है, इन लोगों का एजेंडा है कि भैया मुसलमानों के लिए आप तो सारे पिटारे खोल, उनके जातियों चर्चा नहीं करेंगे। उसमें पसमानदा होते हैं, उसमें दलित भी हैं, उसमें ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आऊंगा, क्योंकि आप जब बोल रहे हैं ना तो मेरे मन में सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। अनूप जी को भी शामिल करना है, तमाम पैनलिस्ट यहां पर बैठे हुए हैं। अनूप जी, मैंने जैसा कहा कि एक थ्योरी तो ये है ही कि अगर आप कोई काउंटर नैरेटिव रखते हैं, इसका मतलब कोई नैरेटिव भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको उससे मिलता जुलता एक काउंटर नैरेटिव रखना पड़ता है। तो आपको लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे का असर पड़ रहा था, इसलिए आपको जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसी एक लाइन रखनी पड़ी। और बहरहाल किसको जोड़ना चाह रहे हैं, और आपने अभी तक चर्चा सुनी, अलग अलग मत सुने, निश्चित तौर पर आप बीजेपी प्रवक्ता की बात पर भी कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, और आपने बड़ा प्रयास किया हमारे दो राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से कि मुद्दों को हम लोग स्पष्ट तौर पे समझ लें। उन लोगों ने अपनी सीमाओं के अंतर्गत संतुलित बातें कही, लेकिन जब हमारे भाजपा के मित्र बोले
तो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का अपना आशय स्पष्ट कर दिया। मुझे भी थोड़ी सी गलतफहमी थी, वो भी दूर हो गई। मुझे लग रहा था कि शायद भाजपा कुछ और सोच रही है, लेकिन ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने की, नफरत पैदा करने की, जो उसकी पुरानी परंपरा रही है कि भय और भ्रम के माध्यम से वोट को ठगना, उसी पर अभी भी चलने की बात हमारे भाजपा के मित्र लोग कर रहे हैं। यहां कोई भारी पड़ने के नारे की बात नहीं है। यहां बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री खुले तौर पर सांप्रदायिक संकेतों के द्वारा अपने भाषण दे रहे हैं और वोट को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी, जिसका मूल विचार है कि समाज को साथ लेकर के चलना है, सबको जोड़ करके चलना है, और पूरा समाज जब मिलेगा तब एक नया और मजबूत भारत बनेगा। ये मजबूत भारत की बात भाजपा वाले करना चाहते हैं समाज को बांट करके, और समाजवादी पार्टी एक मजबूत भारत का निर्माण करना चाहती है, हर वर्ग, हर तबके को अपने साथ लेकर के। हमारी लड़ाई भाजपा से इस बात की है, आप समाज को बांटना चाहते हो धर्म और संप्रदाय के नाम पे, आप समाज को बांटना चाहते हो जातियों के नाम पर। हमारे भाजपा के मित्र भी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि साहब जात की बात नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल विचारधारा से भाजपा परिचालित होती है, उसकी विचारधारा क्या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थी? वो वर्ण व्यवस्था का विरोध करती है वो विचारधारा? क्या वो विचारधारा ये कहती है कि अपनी मां के पेट से पैदा हुआ हर इंसान एक बराबर है? समाजवादी विचारधारा ये कहती है कि अपनी मां के पेट से पैदा हुआ हर इंसान का हक इस देश की सरजमीन पर एक बराबर है, उसको सम्मान पाने का अधिकार है। लेकिन भाजपा जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से परिचालित है, उसका कहना है कि कुछ लोगों को समाज में विशेष अधिकार हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी बात करती है कि जुड़ोगे तो जीतोगे, क्योंकि हमको लड़ाई जीतनी है शोषण के खिलाफ, हमको लड़ाई जीतनी है सांप्रदायिकता के खिलाफ, हमको लड़ाई जीतनी है भय और भ्रम की राजनीति करने वालों के खिलाफ, हमको लड़ाई जीतनी है इस देश में जो पीडीए को आरक्षण का अधिकार मिला है उसके ऊपर जो डाका डालने का प्रयास हो रहा है उसके खिलाफ, हमको लड़ाई लड़नी है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, हमको लड़ाई लड़नी है इस देश के संविधान को बचाने की, हमको लड़ाई लड़नी है भारत की राजनीति। ठीक है अनूप जी, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपको बिल्कुल रोक नहीं रहा था, लेकिन ये थोड़ा भाषण की तरह ना हो जाए। आपने बात को रखा, अपनी समाजवादी पार्टी के पक्ष को रखा। अच्छा, जोड़ेंगे जब आप कहते हैं, पीडीए का नारा आप देते हैं, तो ये बात आप पर भी आती है कि आप भी जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं? हमारे नेता ने हमेशा कहा हम तो पिछड़े हुए अगड़ों की भी बात करते हैं, हम तो ए से आधी आबादी की भी बात करते हैं, हम तो सबकी बात करते हैं। लेकिन आप सोच करके देखिए कि क्या भारत की जो प्राचीन व्यवस्था चली आ रही, जिसको ये लोग भाजपा के मित्र हमारे बड़ा सनातनी विचारधारा और सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए बार बार उसका चर्चा करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि इस देश में कुछ वर्गों को उनके हक और अधिकारों से लगातार वंचित रखा गया धर्म की आड़ लेकर के, और भाजपा उसी विचारधारा को बढ़ाना चाहती है, उसी विचारधारा को बढ़ाना चाहती है? हमारी पार्टी ने एक सवाल उठाया था कि अगर समाज में सबको बराबर का अधिकार देना चाहते हो, सबका साथ, हालांकि फैक्चुअली अनूप जी फैक्चुअली अभी अनिरुद्ध जी इस पर कुछ कहना भी चाह रहे हैं, बट फैक्चुअल थिंग ये है कि अभी जिस समाज की आप बात कर रहे हैं उनका वोट बैंक सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, और 2014 के बाद से लेकर अभी तक भाजपा को इसका बड़ा फायदा मिला है, और वहीं पर एक माना जाता है कि पॉलिटिकली चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, तमाम सहयोगी दल हो विपक्ष के, वो लोग किसी तरह कोशिश कर रहे हैं उसमें सेंध लगाने की। ये भी एक फैक्ट है। अनिरुद्ध जी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन बात सही है, आपने बहुत या ये आपके निजी विचार भी हो सकते हैं, पार्टी की तरफ से तो हमने इशारों में सुना है, लेकिन आपने बड़ा खुलकर बोल दिया कि बटेंगे का मतलब क्या है, बांग्लादेश, और आपने तमाम देशों के एग्जाम्पल भी रख दिए। प्रवीण जी, ये पार्टी का विचार नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि हर किसी से पूछिए, पूरे भारत का यही विचार है। जितने भी आप किसी से पूछिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है इन लोगों की मानसिकता क्या है। अनूप जी मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने इस तरीके से एलिब्रेट करके बोला, मैं तो कह रहा हूं ये बटेंगे कटेंगे और इन सब बातों को छोड़ दीजिए। जो इन लोगों के अंदर डर क्या है, इन लोगों के अंदर डर ये है कि अभी उपचुनाव यूपी में हो रहा है, 9 टिकट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, 4 मुसलमान को कहा जा रहा है। कोई कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, उसने कहा कि क्या जो भी एक यादव को दिया वो भी अखिलेश यादव जी का रिश्तेदार है, बाकी कोई प्रदेश में और कोई यादव नहीं है। ये इन लोगों का है।
इन लोगों का आपस में जुड़ने की बात अखिलेश जी को इसलिए करना पड़ रहा है कि वहां पे महाराष्ट्र के अंदर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का अबू आजम कह रहे हैं कि अगर 5 सीट दोगे तो ठीक है, नहीं तो हम 25 पे चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने इनको ठेंगा दिखा दिया, कहा कि हम एक भी सीट नहीं देंगे। इन्होंने क्या किया कि फूलपुर कांग्रेस मांगती रह गई और इनके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने नामांकन कर दिया। तो असली सिर्फ फुटअव्वल तो इंडी अलायंस के बीच में है, ये उसके लिए कह रहे हैं कि आपस में आप जुड़ के रहिए। दूसरी बात ये आती है कि भाई आप हिंदुओं को तो आप बांट के जातियों में विभेद करते हैं कि ये राजपूत हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये यादव हैं, ये वर्मा है, ये मौर्य हैं, आप उनकी बात करते हैं। मुसलमानों की जातियों की आप बात अरे तो आपने बोला, पिछले जवाब में भी आपने यही बात बोली, उनमें खुल के क्यों नहीं बोल पाते? आपने पिछले जवाब में भी यही बात बोली, पूछ लेंगे उनसे, अनूप जी से। अनूप जी, मैं आता हूं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर संजय और देवकी नंदन जी ने भी आपको सुना। मुझे ये बताएं आपकी समाजवादी पार्टी की तरफ से अनूप जी ने कह दिया ये कि हम लोग वंचित समाज की बात करते हैं, हम उनकी बात करते हैं जिनको आगे बढ़ाना है, इसलिए हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जी ने कुछ बातें खुलकर भी कहीं, उसमें दिखता है वो पोलराइजेशन जिसकी हम बात कर रहे थे। कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से हम देखते हैं कि दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन जमीन पर कौन ज्यादा असर दिखाने में कामयाब हुआ है? पिछड़ों का, दलितों का वोट सभी को चाहिए, दोनों ही पक्षों को चाहिए, और दोनों ही इसके लिए भी प्रयासरत रहते हैं। लेकिन पोलराइजेशन मिक्सिंग विद ये वाला जो आप देख रहे हैं, जो हरियाणा का चुनाव बिल्कुल इसी उस पर गया, जाट बनाम ओबीसी, हमने देखा कि उसका असर भी देखने को मिला। ये दोनों का मिक्सअप करना क्या थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी बीजेपी के लिए क्रिएट करता है और थोड़ी सहूलियत दे देता है अपोनेंट को, क्योंकि उनको इसी पर फोकस करना है? एक कटु सत्य ये है कि पार्टियां विचारधारा के स्तर पर बना करती हैं और मैनिफेस्टो में विचारधारा ही प्रमुखता से रखी जाती है। हाँ ठीक है, आप अपनी उपलब्धियां, कौन गरीबों का, कौन शोषितों का, कौन वंचितों का, कौन अकलियतों का रहनुमा है, वो लोग बता देते हैं, पार्टियां बता देती हैं। लेकिन जब चीजें उस विचारधारा से उतर करके और जिसको कहते हैं कि जमीनी स्तर पर ध्रुवीकरण होने लगती है कि कहां पर हम जनता को सीधे सीधे अप्रोच करेंगे, जनता को सीधे सीधे कनेक्ट करेंगे और फिर बाद में उसके जो परिणाम होंगे उस परिणाम का लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा, तब जाकर के चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है इनकी विचारधारा क्या है और इनकी मंशा क्या है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर खुल करके आ गई है, उसको कह रही है कि हिंदू ध्रुवीकरण की बात कर रही है, और कहाँ कटे उसको गिनवा दिए कि कराची में कट गए, लाहौर में कट गए, अफगानिस्तान में कट गए, बांग्लादेश में कट गए, वो गिनवा दिए। भाई ठीक है, आपने कहा कि आप तो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, चुनाव तो भारत में हो रहा है, ठीक है, वहां कटे, वहां के लोगों को जगाते। भारत में तो नहीं कटे हैं, लेकिन भारत में क्यों कह रहे हैं कि भाई बट जाओगे तो कट जाओगे? हिंदुत्व के पोलराइजेशन को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन में रहता है कि अगर ये हिंदुत्व जातियों में बट जाएंगे, अगड़ा पिछड़ा में बट जाएंगे, दलित में बट जाएंगे, इस बंटवारे का घाटा सीधे और सीधे तौर पर हमें, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पिन पॉइंटेड रहती है अपने एजेंडे को लेकर के कि हम सीधे सीधे हिंदुत्व की बात करेंगे। हालांकि पसमानदा मुस्लिम की भी बात करते हैं और की भी बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब छायावाद में न करके अब सीधे सीधे आती है भाई कि हिंदू एकजुट रहो, और हिंदुत्व के चेहरा चाहे वो योगी हो या प्रधानमंत्री जी हो, दोनों लोग सीधे सीधे बात करते हैं ताकि कनेक्ट करे बात। ठीक है, समाजवादी पार्टी, ठीक आपका पॉइंट, ये पॉइंट समझ में भी आता है। देवकी नंदन जी, एक बात तो साफ है, जो संजय जी ने कहा उसमें मैं इत्तेफाक भी रखता हूं उस बात से, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अभी तक जो चुनावी नतीजे, आप तो आंकड़ों पर बात करते हैं, अभी तक जो चुनावी नतीजे रहे हैं उसमें जातियों से ज्यादा हिंदू होने पर जो मुझे लगता है कि जोर ज्यादा रहा, यानी हिंदू ज्यादा माना मतदाता ने अपने आप को बजाय किसी जाति का मानने के। उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था वो थोड़ा इसके लिए आप कह सकते हैं, या फिर अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसको भी आप इसमें गिन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें एनालिसिस, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदू ज्यादा माना, फिर अगर यही दो फोकस पर चल रहा है मामला तो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इससे सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का 18 से 20% वोट फिक्स है जो कट्टर हिंदू है,
जो हिंदुत्व के नाम पर वोट देता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के सहारे ही अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाती रही है। 2014 के चुनाव से आप देखिए, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस वजह से नहीं आई कि केवल हिंदुत्व का वोट था। हिंदुत्व का 18 से 20% वोट था और नरेंद्र मोदी ने जो पूरे देश में जो वायदा किया और जो कांग्रेस सरकार चल रही थी, जो भ्रष्टाचार था, उसको पब्लिक के बीच ले आया, डिस्कोर्स किया और गुजरात मॉडल की बात करी। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 में अगर पुलवामा कांड नहीं हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती थी, ऐसा मेरा मानना है। 2024 का जब 2019 का चुनाव हुआ, यहां बीच में ब्रेक करके बता दूं आपको, 19 के चुनाव के बाद पूरे देश भर में पोस्टर लगाए गए कि किस जाति के कितने कितने मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। हालांकि उस पे नीचे जो लिखा जाता है कि किसकी तरफ से पोस्टर लगाया गया, वो किसी संस्था का नाम था, लेकिन लगवाया पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने था। भारतीय जनता पार्टी ने था और पूरे देश में, यूपी में भी मैंने पोस्टर देखे, जगह जगह गांव तक ये पोस्टर लगाए गए। इसके पीछे की सोच भारतीय जनता पार्टी की ये थी कि अब हमको कास्ट इक्वेशन को सही तरीके से साधना है। अगर हम कास्ट इक्वेशन को सीधे से नहीं साध पाएंगे तो अगला चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक। अब बात आती है 2024 की। 2024 के चुनाव में जब हम गए तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो राम मंदिर रहा है। और वो राम मंदिर का मुद्दा पूरे उत्तर भारत में नहीं चला, हाँ दक्षिण में चला, लेकिन उत्तर भारत में नहीं चला, जहां उसको सबसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, उसका जो जातीय संतुलन था वो उसको फायदा कर गया। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता है कि जो बैकवर्ड क्लास, जो जातियों में बंटने की बात हो रही है, उसको किस तरीके से एक हिंदुत्व के छतरी के नीचे फिर एक बार लाया जाए ताकि हिंदुत्व का वोट मिले। और इसमें उनको, भारतीय जनता पार्टी को मैं एक बात साफ कर दूं, उनकी चिंता कतई हिंदुओं को लेकर के नहीं है, उनकी चिंता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट को लेकर के है कि मुझे वोट दीजिए तभी आप हिंदू हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो आप हिंदू नहीं है, ऐसा वो सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं। दूसरी चीज, खैर ये थोड़ा लंबा जाएगा, इस पे एक काउंटर ले रहे। चलिए आप बोलिए बात इसको वाइंड अप करिए। अनिरुद्ध जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, पूरा जो नैरेटिव इन्होंने रखा, इन्होंने बताया कि हम मुसलमान और हिंदू की बात कर रहे हैं, साफ साफ इन्होंने कहा, इसमें कहीं कोई लाग लपेट जैसी बात नहीं करी। इन्होंने कहा हिंदुओं एकजुट हो जाओ। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल यह है कि इस देश में 18 करोड़ मुसलमान रहते हैं, क्या मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों को इस स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है? क्या मुसलमानों को जो भारत सरकार या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, अरे ये तो मैंने पूछ ही लिया, ये तो मैंने पूछा भी था। मेरा पिछला सवाल लगभग भाषाई तौर पर अलग था, लेकिन मेरा सवाल वही था। लेकिन अनिरुद्ध जी मैं चाहूंगा, जिस बेलाग लपेट के साथ में आपने पहले सवाल का जवाब दिया, जरा इस पर भी जवाब दें। मैं तो हमेशा कहता हूं, पूछता भी हूं आप लोगों से कि क्या मुसलमानों के वोट बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, और आपको लगता है कि मुसलमान वोट नहीं देंगे तो सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे और हिंदू पोलराइज रखना, ये आप लोगों का एक जो है सबसे बड़ी कोशिश यही रहती है? प्रवीण जी, हमने पोलराइजेशन की बात की ही नहीं, हमने तो ये बताया कि कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ कि 90% कश्मीर की इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन था और वो वहां पे लीड करते थे। लेकिन किसी दूसरे समुदाय की जैसे जनसंख्या ज्यादा हुई, तुरंत वहां से काट पीट के बेच दिए गए। तो कौन काटा वहां पे, किसी को ये नहीं पता है कि एक महिला का बलात्कार होता है, उसको आरे से चीर दिया जाता इसी देश के अंदर 1990 में, और सरकार किसकी होती है केंद्र में, राज्य में। ये सारी बातें चर्चा का विषय नहीं है। बात यह है कि भाई, आप कोई आदमी धमकी देता है 15 मिनट के लिए पुलिस को आप हटा लो। मेरा यह कहना है कि सबका साथ सबका विकास जरूरी है, लेकिन सबका साथ सबका विकास ऐसे लोग आते हैं, विपक्ष का कोई भी नहीं बोल पाता। मैं अनूप जी से यही तो पूछ रहा हूं कि मुसलमानों की जातियां क्यों नहीं आप गिनाते बैठ के? आप हिंदुओं की जातियां तो गिना देते हैं। अनूप जी वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, ये एमएलए भी थे उस टाइम पर, मुलायम सिंह यादव जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। अखिलेश जी, बताइए ना, अखिलेश जी की फैमिली को छोड़ के सेकंड इन कमांड पावरफुल
पॉलिटिशियन या मिनिस्टर कौन था? आजम खान थे, और क्या कोई यादव नहीं है? आज अगर फूलपुर का जिला कांग्रेस अध्यक्ष कहता है कि साहब, क्या वो भी तो यादव कहता कि सारे यादव एक रिश्तेदार इनको टिकट दे दिया गया, बाकी यादव को आप टिकट नहीं देते, चार उठा के आपने फलानी उसमें संप्रदाय को दे दिया, और उसके बाद आएंगे कहेंगे संविधान आरक्षण खतरे में है। मैं बताऊं आपको, जातियों के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले लोग, लालू जी ने जातियों के आधार पर, सामाजिक समरसता के आधार पर जेपी के आंदोलन में निकले। राम मनोहर लोहिया जी का तो परिवार अंबेडकर नगर में गुम हो गया, पता नहीं कहां चला गया। और लोहिया जी का और उसका जेपी का आंदोलन में निकलने के बाद हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद के बना डाला। मुलायम सिंह जी का परिवार निकला, उन्होंने हजारों यादव के नाम पे निकले और उसके बाद समाजवाद के नाम मैं पे समझ गया आपका पॉइंट। ठीक है, ठीक, मैं आपका पॉइंट भी समझ गया और दर्शकों को भी समझ में आ गया। आप कह रहे हो एक परिवार के इर्द गिर्द है, और यादवों का मतलब क्या सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी का परिवार होता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो जोड़ने की बार बार बात करते हैं ना इनसे दलित जुड़ रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया भैया ये झूठ है, झूठ। जैसे कांग्रेस का खटाखट ना इतनी जद्दोजहद क्यों करते हैं अनिरुद्ध जी? आप लोग भी प्रयास तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नहीं जुड़ रहा है। लेकिन अनूप जी, कुछ सवाल हैं, बड़े वैलिड हैं। और ये देखिए, बीजेपी के बारे में कह दिया जाए कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और निकल दिया जाए, लेकिन इधर भी जाति की राजनीति, और जाति भी जो है देखिए सीमित है, मतलब यादव। और ये सही बात है कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति, अखिलेश यादव की राजनीति थोड़ा बदली। मैं जानता हूं कि मुलायम सिंह यादव के मुकाबले उनका थोड़ा अंदाज बदला, आजम खान भी इसलिए नाराज हो गए। लेकिन फिर भी आप लोग भी तो मुस्लिम वोट बैंक पर फोकस करना, जातियों पर फोकस करना, इसको आप स्पष्टता से कितना बेलाग इसको स्वीकार कर पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन ये दिखता है, ये भी समझ में आता है जैसे इनकी हिंदुत्व की राजनीति समझ में आती है। सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए। बहुत दिनों से हम लोग बहुत डिबेट करते हैं और बहुत से डिबेट में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन जो हमारे दो राजनीतिक विश्लेषक बैठे, इतना निष्पक्ष विश्लेषण मैंने बहुत कम अवसर पर देखा। मैं इसलिए इन दोनों लोगों को बधाई देना चाहता हूं। अब जहां तक बात रही आपके सवालों की और अनिरुद्ध जी ने जो मुझसे सवाल किए, पहली बात तो है कि अनिरुद्ध जी के पास आपके सवालों का कोई जवाब ही नहीं। ये अपने सवाल का जवाब देने के बजाय जो आपने इनसे किया, ये हम सारा इशारा हमारी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि इनके पास, इनको मालूम है कि इनकी पोल खुल चुकी है समाज में, और ये बेशर्मी के साथ उसी अपने हिंदू मुसलमान के नारे को लेकर के आगे चलने की बात कर। समाजवादी पार्टी किसी भी एक जात या एक धर्म के वोट की बात नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी एक आधार, एक विचार की बात कर रही है। मुझको लगता है सारे लोग इस बात को सहमत होंगे कि समाज में बराबरी या समता जो है वो किसी भी समाज की एकता और मजबूती का सबसे बड़ा आधार हो सकती है। यानी अवसर की एकता, अवसर की समता, आर्थिक समता, हर तरीके की समता समाज की मजबूती का सबसे बड़ा आधार। हम उसकी बात करते हैं। हम कहते हैं कि जिन लोगों का हक अधिकार मारा गया है, उनको अगर हम उनका हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं तो इनको जातिवाद क्यों लगता है? दूसरा सवाल, इन्होंने बार बार अभी फिर उसी दिशा में बात की, हिंदू, क्योंकि अवसर सिर्फ एक ही परिवार के लोगों को दिया जा रहा है, जो उन्होंने सवाल किया था। मेरी बात सुन ले, बात साफ हो जाएगी, मेरी बात सुनिए। तो अब ये हिंदू मुसलमान की बात करें, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के पहले खुलेआम भाषण में कहता हो कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, हमको 80% का वोट चाहिए, तो जो 20% लोग हैं वो भी भारत के हैं, भारतीय हैं, उनके हक अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। सरकार कानूनों को तोड़ मरोड़ करके उनके साथ अन्याय अत्याचार करने का प्रयास कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से उनके हक में बोलती है तो इसको वोट बैंक की राजनीति क्यों लगती है? हम तो कहते हैं कि हम देश को मजबूत करने की राजनीति कर रहे हैं। हम समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय अत्याचार असमानता दिखाती है, उसको यह विश्वास दिलाने का काम कर रहे हैं कि भारत की राजनीति में एक दल ऐसा है कि जो उनके हक अधिकार की बात उठाना चाहता है। अब इनको हम जातिवादी लगते हैं तो माने हमको इससे परेशानी नहीं है, हमको इनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में भी धोखा किया और उसके बाद भी सवाल समाजवादियों से करते हैं। इनसे अगर आप सच्चाई, मल्टीपल इश्यूज है अभी तक तो चर्चा नहीं। मैं आप दोनों को 1 to 1 ही लाता हूं, 1 to 1 ही लाता हूं। अनिरुद्ध जी और योद्धा थे, तो इनका जवाब इनके सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा।
जी जी। तो यह समाजवादी पार्टी से कोई सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल सरकार से होना चाहिए कि उसकी क्या बोलिए, ऐसी देखिए आप, मजबूरी मैं है। अभी आप वो दोनों अपने के बीच विकास में नहीं की- हूं, आप वो अपने अनिरुद्ध जी विकास बोल की बात सकते हैं क्यों किसी नहीं चीज कर पे रही है? आपत्ति है तो। वो अपने प्रवीण जी, अपने सिद्धांतों हमें की उस बात क्यों नहीं पॉलिटिकल कर रही? वो पार्टी से नहीं बेरोजगारी चाहिए क्यों जो नहीं कार कर सेवकों पाई, पे उसको गोली क्यों नहीं बता चलवाती रही है, है? और वो जिसके मुखिया बार-बार जाके कहते समाज हैं को चेन्नई बांटने में की अगर बात क्यों जरूरत करते पड़ती हैं? 2-4 इस तरीके गोलियां के और नारे चलवा देने की देते। जरूरत क्यों जो पड़ती है व्यक्ति इनको? अगर क्योंकि रेपिस्ट सच्चाई का है नाम कि बताने को मोइनुद्दीन हो कुछ है जाता नहीं, है तो वहां की समाजवादी बताने को पार्टी इनके के पास सारे कुछ है नेता नहीं। चुप हो जाते हैं। इनको केवल ये करना है कि जब वो समाज वहां को बांटो, डर दिखाओ, भय अनूप जी, दिखाओ। 2014 अनूप जी के बाद आपने से एक हिंदू एक समाज सवाल बड़ा जितना इंपॉर्टेंट सुरक्षित हो किया है, गया, मैं चाहता हूं अनिरुद्ध जी इतना बताएं जरा। सुरक्षित था ही अनिरुद्ध जी नहीं। ये बात जरूर बताएं आप कि अगर ये बात करें, आपने कहा जैसे 20% वाली बात कही, और अगर ये उनकी बात करते तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, दिक्कत की बात नहीं, अनूप जी ने कोई भी प्रश्न का उत्तर सही से दिया ही नहीं, सिर्फ गोलमोल करते गए। मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी से नहीं सर्टिफिकेट चाहिए जो कार सेवकों पर गोली चलवाती है, जिसके मुखिया जाके कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है, जिनके वर्तमान के मुखिया कहते हैं कि अगर किसी रेपिस्ट का नाम किसी समुदाय से जुड़ जाता है तो उस पर चुप्पी साध लेते, उस पर कुछ बोलते नहीं है। अगर पुलिस इनकाउंटर किसी का बदमाश का करती और उसमें कोई एक समुदाय का व्यक्ति जुड़ता, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा लेते, जो कि सबसे ज्यादा इनकाउंटर इन्हीं की सरकार में हुए थे। बात यह होती है कि आप हिंदुओं को अलग अलग जातियों में तो बांटना चाहते हैं, वो साफ इसमें लाग लपेट की बात नहीं है, आप अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं। और मुसलमान में भाई जाति तो है नहीं, उनको अलग, एक चीज ये। दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूं कि आप देश का इतना भला करना चाहते हैं, चलिए ठीक है, आप यादवों के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी बनाई, यादवों के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी बनाई कि क्या सारे यादव में अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव ही है? क्या लालू प्रसाद यादव ही है? क्या ये क्या कहते हैं, ठीक है, यही मैं पूछ रहा था। अनूप जी, सोरेन ही है और कोई नहीं है। बोलिए। दूसरी चीज क्योंकि ये लोग उस चीज से भागते हैं। मैं बोलूं? हाँ बोलिए अनूप जी। नहीं, उस चीज से ये लोग भागते हैं। बोलिए आप। फिर अनिरुद्ध जी उसी मुद्दे पे आ गए। अनिरुद्ध जी जवाब दे रहे हैं। सरकार जवाब दे रहे हैं अनिरुद्ध जी, आप विकास का बताने के लिए नहीं है, इनके पास कोई भी अपनी ऐसी बात बताने के लिए नहीं जिससे इस देश का भला हुआ। बताइए ना, इनका सवाल विपक्ष से हो रहा है। ये बात क्यों नहीं बताते हैं कि जो पार्टी इस देश में सबका साथ सबका विकास लेकर के आई थी, उस पार्टी के एक मुख्यमंत्री को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि उनको 20% का वोट नहीं चाहिए? वो क्यों ये बात कहते हैं? वो क्यों ये बात कहते हैं? क्यों इस देश में उच्चतम न्यायालय को बुलडोजर के ऊपर टिप्पणी करने की नौबत आती है? इस बात का जवाब भाजपा के पास नहीं है। कोई टिप्पणी उसने ये ये कहा कि समाजवादियों पे आरोप लगाते हैं, जबकि सच्चाई है कि इनके 10 साल के कार्यकाल में देश लगातार सरकार द्वारा पैदा किए जा रहा है सांप्रदायिक उन्माद से पीड़ित हो रहा है। और अभी तो इनकी पोल बहराइच में खुल गई कि जिस तरीके के वीडियो, चलिए ये मैं चाहता था कि आप दोनों आपस में बात कर लें, बहुत सारे सवाल जवाब बैक टू बैक आ रहे थे, लेकिन मेरे अनूप जी, मेरे दर्शक जो है वो ये सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया भाई, प्रवीण तिवारी को 5 की पड़ताल में तो ये होता नहीं था कि 2 गेस्ट जो है वो आपस में बोले और छोड़ दिया जाए, लेकिन मैं चाहता था कि आप दोनों बोल लें। बहुत सारे मुद्दे, बहराइच का, कार सेवक का, सब आ जाता है। अब ये बताइए देवकी नंदन जी मुझे कि ओवरऑल इसमें इंपैक्ट बताइए मुझे। ये ठीक है, कौन राजनीति कैसी कर रहा है उसकी एनालिसिस छोड़ देते हैं, वो एक महत्व का विषय है, लोगों को सोचना चाहिए कि जाति की बात हो तब भी सोचना चाहिए, धर्म की बात हो तब भी सोचना चाहिए, लोगों को इतना समझदार। लेकिन फिर भी इंपैक्ट वाइज देखा जाए, कोई भी राजनीतिक दल और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बिना सोचे समझे तो नहीं करेगी। जो छोटे छोटे मौके पर रणनीति बनाती है तो उन्हें निश्चित तौर पर पता होगा कि इसका फायदा उनको मिलने वाला। हालांकि आपने अपनी एक एनालिसिस रखी कि नहीं, लेकिन आज भी बीजेपी को तो कम से कम यह लगता है कि इसका फायदा उनको मिलता रहेगा। देखिए, कभी भी किसी नारे का, किसी मुद्दे का परमानेंट कोई फायदा कभी नहीं मिला है। अगर ऐसा परमानेंट फायदा मिलता रहता तो एक ही पार्टी सत्ता में बनी रहती, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। इस देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि राम मंदिर को लेकर के जो आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी, उसको लेकर के एक पूरे देश में एक माहौल बन रहा था हिंदुत्व का। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व कोर मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। और नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने इसको और ज्यादा गुजरात में बढ़ाया। लेकिन जब वो देश की पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने एक नया डेवलपमेंट का भी मॉडल शुरू किया। और एक फ्री बीज की बात जो होती है
कि इनको फ्री दे दो, किसानों को दे दो, मतलब बहुत सारे कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं है जिसको फ्री की बात न की जाती हो। तो ये एक बड़ा नहीं, वोट पर बैंक आप जो उनके बात पक्ष बोल में रहे हैं ना, तैयार देखिए मैं ये मानता हूं कि समय के हिसाब से आपको तो वो भी याद होगा, खूब अच्छे से याद होगा, मिले मुलायम कांचीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय की जरूरत थी, चलाया गया। आज थोड़ी बोल सकता है कोई, आज नहीं बोल सकता कोई। वक्त की जरूरत के हिसाब से इस तरह की बातें चलती, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा ये जनता तय करेगी। क्योंकि मिले मेरा सवाल ये था कि इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, इम्पैक्ट बीजेपी को तो लगता है कम से कम कि इम्पैक्ट पड़ रहा है। नारा दिया गया था, उस नारे के पीछे भी ये मैं उस पर पूरा एक शो कर चुका, बहुत सारे थे उसमें। मायावती जी तो और 4 कदम आगे थी नारों के मामले में, और ये कहीं ना कहीं नब्ज पर या किसी चीज को हिट करने के लिए ये नारे दिए। कहने का मतलब ये था पुराने नारों को भी अगर आप उठा कर दें। लेकिन मैं जो मौजूदा जो नारा चल रहा है, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये नारा भारतीय जनता पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा देगा। क्योंकि जिस देश में जो लोग भी रहते हैं वो डिस्प्यूट, ठीक है, आपने कहा नुकसान देगा, फायदे देगा। डॉक्टर संजय मुझे बताइए, डॉक्टर संजय कुमार मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि वर्तमान में बीजेपी का आकलन जो कह रहा है वही हवा भी है? डॉक्टर संजय कुमार, लोगों में डॉक्टर संजय कुमार, देवकी जी एक मिनट। हरियाणा में चूंकि इनको इसका फायदा मिला है, और महाराष्ट्र में भी योगी जी को एक पोस्टर बॉय के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर, एक हिंदुत्व के बड़े चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करना चाहती है। ठीक है, उनको जोड़ लीजिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, नारे और वादे का जो लाइफ स्पान होता है ना, बहुत छोटा होता है। और सीधे सीधे कोई भी वैसी पार्टी जो राष्ट्रीय फलक पर हो, इस तरह की बात कहने से राजनीति में, वोट में कुछ सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो गंगा जमुनी तहजीब है यहाँ, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात है, उसमें थोड़ा सा इनको इससे निकलने की जरूरत है। ठीक है, वो गोलबंद होंगे कि नहीं गोलबंद होंगे, वो तो आपके जो वेलफेयर स्कीम है। मैं आपका पॉइंट समझ गया। अनिरुद्ध जी, लॉन्ग टर्म में ये परेशानी देता है, लॉन्ग टर्म में ये परेशानी देता है। अनिरुद्ध जी। देवकी नंदन जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, गुजरात का। गुजरात तो उनका मॉडल था, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने डेवलपमेंट किया। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र उनका राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा और अंत्योदय का विकास। अगर अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति किसी जाति किसी धर्म का होगा, उसका विकास किया जाए। अगर हम सिलेंडर देते हैं, अगर हम किसी को पेंशन देते हैं, उसका जाति और धर्म नहीं पूछते हैं। एक बात। दूसरी बात होती है, जब हम चुनाव में जाते हैं तो एक ही स्पष्ट चीज होता है, मोदी की गारंटी उसमें उसी के रहता है। उसमें क्या आता है? एक होता है कि हम अपनी राष्ट्र सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, विकास जो होगा उसमें स्पीड, स्केल और ट्रांसपेरेंसी होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि 4 किलोमीटर आप नेशनल हाईवे 70 साल तक बनाते रहिए, आज 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है। अगर एक जमाने में 4 आयाम थे तो आज 20 आयाम है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि डेवलपमेंट पे चर्चा होगी तो बहुत विषय में जाएगी। दूसरी चीज होती है कि लोगों के बीच में उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको बताने के लिए कि साहब आपको बांटने वाले तमाम चरित्र ऐसे खेलेंगे। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तो तहजीब भी हमारी होगी कि उनकी होगी तहजीब? कौन सी गंगा कौन सी जमुना तहजीब? उनके वो गंगा जमुना अरब से लेके आए हुए थे क्या? बैठ के बहुत सुन लिया लोगों ने 70 साल तक। जब गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी और तहजीब भी हमारी है, तो हमारी तहजीब सीखें वो। क्योंकि राष्ट्रवाद हमारा एक नेचर है, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें। अनिरुद्ध जी, कौन सीखे कि कार सेवकों पर गोली चलवाइए? अनिरुद्ध जी, कौन सीखे? जाति नहीं बता सकते हैं। अगर आप रेप होता उस संप्रदाय के व्यक्ति का नाम आता, अनिरुद्ध जी सिटीजन है तो उनको, अनिरुद्ध जी कौन सीखे कि उनको कौन सीखे, जितनी भी योजनाएं होगी इंक्लूसिव होंगे। अरे अनिरुद्ध जी, कौन सीखे? आपने कहा कि वो सीखे, ये तहजीब सीखे, कौन सीखे? जो लोग जब गंगा जमुनी की तहजीब बताते, फलाने की तहजीब है, वो लोग तहजीब सीखे। भारत के लोगों के नहीं, भारत की गंगा यमुना है, कहीं अरब से थोड़ा आई थी। तो हम तो भारत के लोगों की बात कर रहे हैं, हम कौन से अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों की बात कर रहे हैं? हमारी सभ्यता दूसरों से हम तो भारत के ही लोगों की बात कर रहे हैं। सभ्यता क्यों सीखे? खैर अनूप जी, 2 सवाल मेरे जहन में। अभी ये सब बात होगी तो ये तो बड़ा लंबी बात हो जाती, मैं जानता हूं इस बात को। लेकिन आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि ये हिंदू वोटों का पोलराइजेशन तो आपके लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, और इसको काउंटर करने के लिए आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं।
बोलूं? जी जी बोलिए। मैं पहले अनिरुद्ध जी की एक बात का जवाब दे रहा हूं। उन्होंने बार बार गंगा जमनी तहजीब और अरब वो कहाँ कहाँ चले गए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अतीत की बहुत बात हुई। 1942 में जब संयुक्त बंगाल था, उस बंगाल में एक सरकार बनी थी मुस्लिम लीग की। उसमें इनके पितामह पुरुष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री थे कि नहीं थे? मुस्लिम लीग के साथ इनकी हिंदू महासभा ने मिलकर के सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? वो मुस्लिम लीग जो देश को बांटने की बात कर रही थी, उसके साथ सरकार बनाने वाले ये चैनलों पे बैठ करके हमको मतलब उपदेश कार देंगे। सेवकों पर गोली चलाने वाले, अरे चुप उसके हो बाद जब जाइए। मोइनुद्दीन अगर सुन लीजिए। रेपिस्ट होता है तो उस पे सुन चुप लीजिए, हो आप जाते बोल रहे थे, मैं नहीं हैं। बोला। उनसे हमें सुन सीखना लीजिए। पड़ेगा। मतलब इनकी जो कार सच्चाई सेवकों पर है गोली जो राम को कि मानते सत्ता नहीं के थे, लिए किसी कहते भी जरूरत हद तक पड़ती गिरने 2-4 वाले बुलेट और लोग चला देते। उनसे हमें हिंदू सीखना और पड़ेगा। मुसलमान करके सत्ता का ठगने का प्रयास करने वाले लोग ये चैनलों पे बैठ के हमको उपदेश देते हैं। नहीं इनकी हमें उन सच्चाई लोगों से है नहीं कि सीखना ना है इनकी सरकार जो में कार विकास सेवकों है, पर गोली चलाते ना हैं इनके अतीक अहमद और मुख्यमंत्री के उनके पास मरने बताने के पर लिए कोई कि उसमें एजेंडा रोना है। रोने लगते हैं। इनकी सरकार ने उनसे उत्तर नहीं प्रदेश सीखना है। में इन्वेस्टर समिट किए थे। इस साल पूछ लीजिए 2024 में इन्वेस्टर समिट क्यों नहीं हुआ? उसकी बात अब क्यों नहीं होती है? या 2025 में क्यों नहीं होने जा रहा है? क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में ला ही नहीं पाए। 2024 में इन्वेस्टर समिट इनकी क्यों नहीं हुआ सरकार नहीं फिर? सिर्फ झूठ ठीक के है। भरोसे चलती है। ठीक है अनूप जी, भारतीय जनता मेरा पार्टी सवाल तो झूठों अनुत्तरित की रह गया, बारात लेकिन मैं है। उम्मीद करता हूं कि आगे और कभी ये फिर झूठों चर्चा की होगी तो बारात उसमें झूठ सवाल बोल रख लेंगे। करके लेकिन वोट आज को ठगने का बटेंगे तो प्रयास कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, दो नारों पर चर्चा हुई और चर्चा में काफी कुछ चीजें निकल कर आई। एक बात बहुत स्पष्ट है कि तमाम राजनीतिक दलों का अपना अपना एक नैरेटिव, एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, उसको रखा जाता है। स्पष्टता यहाँ पर सामने आया। आपको क्या समझ में आता है, आप भी इस पर टिप्पणियां कर सकते हैं हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देवकीनंदन जी आपका, डॉक्टर संजय आपका, अनूप जी आपका और अनिरुद्ध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। 5 की पड़ताल में इतना ही।